ठीक है, कुछ एग्जाम्पल जैसे मैं बता देता हूं, जैसे कि तुम्हें 5C2 सॉल्व करना है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5C2? मतलब फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया अपना 5 फैक्टोरियल, ये हो गया अपना 3 फैक्टोरियल, ये हो गया अपना 2 फैक्टोरियल। n की वैल्यू 5 है, r की वैल्यू 2 है, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल। अब मुझे एक बात बताओ कि 5 फैक्टोरियल अपने पास क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कल हमने देखा था। तो क्या मैं इसे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख दूं तो कोई गलत है लिखना? अगर मैं इसे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जनरली हम इसे सिंप्लीफाई, मैं एक सिंप्लीफाई करने का बता रहा हूं कि हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं एनसीआर को। तो ये नहीं है कि सभी को ओपन कर देते हैं। तो 5 फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, जिससे 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल को मैं डायरेक्टली कैंसिल आउट कर पाऊं। इंटू 2 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 1 या 2 के इक्वल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट, 2 से ये 2 टाइम्स कट, तो इसकी आंसर आ जाएगा 10। तो 5C2 किसके इक्वल होगा? 10 के। सपोज करो मुझे 10C3 की वैल्यू निकालनी है, सपोज करो मुझे 10C3 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसे फॉर्मूला लिखूंगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल। मैं इसे इस तरह से लिखूंगा। अब ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू, अब मैं बाद वाले को 7 फैक्टोरियल लिख देता हूं। जो बाद वाला है ना 7 इंटू 6, उसे मैं 7 फैक्टोरियल लिख देता हूं। बहुत अच्छे बेटा। और ये हो गया 7 फैक्टोरियल, ये हो गया 3 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1। हालांकि 1 से तो कोई फर्क पड़ता नहीं। अब तो मैं फैक्टोरियल की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए धीरे धीरे करके। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट, 3 से ये 3 टाइम्स, 2 से ये 4 टाइम्स। सो यू कैन सी अपनी क्या आई वैल्यू? 120। यू कैन सी अपनी वैल्यू क्या आई? 120। तो इस तरह से हमें एनसीआर निकालना धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। बट मैंने स्टार्टिंग में एक दो एग्जांपल बता दिए कि किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ प्रॉपर्टीज बताना चाहता हूं कि अपना एनसीआर क्या होता है। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल। सभी को पता है फैक्टोरियल में नेगेटिव नहीं आ सकता, तो इसको डिफाइन होने के लिए हमारा जो n है वो r से बड़ा या इक्वल होना चाहिए। n r से छोटा नहीं हो सकता। अगर n r से छोटा हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और हमें पता है फैक्टोरियल में नेगेटिव डिफाइन नहीं है। बिल्कुल बेटा, 1 का फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, बिल्कुल है, ठीक है। तो n r से बड़ा होना चाहिए, क्यों? क्योंकि नेगेटिव में फैक्टोरियल डिफाइन नहीं है। मतलब इसका कोई भी मीनिंग नहीं है 4C5, ये गलत है। ऐसे नहीं लिख सकते हम, 4C5 नहीं लिख सकते हम। 5C4, ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले से बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है। पहले ये वाली बात समझ लो। सेकंड,
सेकंड अगर मैं बात करता हूं कि एन सी एन माइनस आर की, इसकी एन सी एन माइनस आर की, तो एन सी एन माइनस आर किसके इक्वल होगा? लेट्स सी, फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। फॉर्मूला लगा दिया, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, आर की जगह पे एन माइनस आर है, आर की जगह पे इस फॉर्मूले में क्या पुट कर दिया? एन माइनस आर। फिर मैंने सिंप्लीफाई करके देखा तो मुझे क्या मिला कि भाई n से n कट, ये हो जाएगा r फैक्टोरियल और ये हो जाएगा n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो मैंने देखा यार NCR तो यही है, यही तो NCR है और यही NCN माइनस आर है। तो यहां से मैंने क्या कंक्लूजन निकाला कि NCR और NCN माइनस आर, इनकी वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 5C2 और 5C3, 5C2 और 5C5 माइनस 2, दैट इज 5C3, इसकी वैल्यू क्या होगी? इक्वल। अलग अलग तुम्हें बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, तुमने जो वैल्यू 5C2 की निकाल दी वही वैल्यू 5C3 की होगी, जो वैल्यू तुमने 5C1 की निकाल दी वही वैल्यू 5C4 की होगी, 5C5 माइनस 1। जो वैल्यू तुमने 10C2 निकाल दी वही वैल्यू 10C8 की होगी, 10C10 माइनस 2। अभी जो वैल्यू हमने 10C3 की निकाली थी वही वैल्यू 10C7 की होगी। ठीक है, धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि ये तुम्हें याद करनी है, धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे अपने आप। 10C0 NC0 NC0, NC0 फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस जीरो का फैक्टोरियल इंटू जीरो फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n, नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल n, और जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू कल हमने डिस्कस की थी, किसके इक्वल होती है? 1 के। कल काफी बच्चे एब्सेंट थे तो बेटा एक बार वीडियो लेक्चर देख लेना, अदरवाइज ठीक है तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में। तो वीडियो लेक्चर देख के दोनों वीडियो लेक्चर्स को कंबाइन करके अपने नोट्स बना लेना अच्छे से, क्योंकि ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है। अभी से अगर तुम लोग प्रॉब्लम में दिक्कत आएगी तो फिर थ्रू आउट द चैप्टर तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। और स्टार्टिंग वाला चैप्टर मेन इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि मेंस में ज्यादातर स्टार्टिंग वाले पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं, एडवांस में बाद वाले पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए चैप्टर के स्टार्टिंग में हमेशा 7-8 लेक्चर तक ध्यान रखना है हमें। उसके बाद थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आए तो फिर भी समझ में आता है, पर अगर हम अपना हार्डवर्क कंटिन्यूस रखेंगे तो वो भी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। सो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट क्या आएगा? 1। तो NC0, और इसे मैं लिख सकता हूं NCN माइनस 0 के इक्वल, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर, क्या होगा? 1 के इक्वल। तो कभी भी तुम्हें इस तरह से दिख जाए 5C0, नीचे अगर 0 दिख जाए तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बार बार 1 के इक्वल होगी वैल्यू। तुम्हें दिख जाए 5C5, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू 1 के इक्वल होगी। तुम्हें दिख जाए 7C0 1, 7C7 1। तो एन, तो थर्ड में यहां पे लिख सकता हूं NC0 इज इक्वल टू NCN, इनकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? 1 के। अब NC1 की वैल्यू देखते हैं, किसकी? NC1। NC1 क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन
n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अब तो तुम्हें फॉर्मूला याद ही हो जाना चाहिए, कितनी बार यूज कर लिया है हमने। तो n फैक्टोरियल अभी हमने डिस्कस किया था, जैसे 5 फैक्टोरियल अपना क्या होता था, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो n 5 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता था 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। सिमिलरली n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं। भाई n फैक्टोरियल क्या होगा, यही होगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ऐसे ही करके चलता रहेगा, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कोई भी नेचुरल नंबर है तो वहां से स्टार्ट होगा, 1 1 सब्ट्रैक्ट होके प्रोडक्ट होता रहेगा। तो दैट्स वाई n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। n माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो मतलब तो ये भी हमें बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें दिखाई दे 5c1 तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 5। हमें दिखाई दे 7c1, इसकी वैल्यू में डायरेक्टली लिख सकता हूँ 7। और nc1 किसके इक्वल होगा, ncn माइनस 1 के इक्वल होता है। nc1 किसके इक्वल होता है, ncn माइनस 1 के, और दोनों की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ किसके इक्वल होगी, n के। डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ दोनों की वैल्यू किसके इक्वल होगी, n के। बेटा एक सेकेंड वेट। ओके, तो ये हो जाएगा ncn माइनस 1। दैट मीन्स कि जैसे हम 5c1 लिख रहे थे तो ये 5c4 के इक्वल होगा। 5c4 दिखाई दे तो मैं इसे डायरेक्टली 5 के इक्वल लिख सकता हूँ। 7c6 दिखाई दे तो मैं इसे डायरेक्टली किसके इक्वल लिख सकता हूँ, 7। 10c9 दिखाई दे तो मैं डायरेक्टली इसे किसके इक्वल लिख सकता हूँ, 10 के। तो मैं इसे डायरेक्टली किसके इक्वल लिख सकता हूँ, 10 के। तो फर्स्ट थिंग तो पहले ये चारों हमारे काम आ जाएंगे, ठीक है। अब कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कहां पे स्टक हुए थे हम डिस्कस कर रहे थे पास्कल ट्राइंगल। हम डिस्कस कर रहे थे पास्कल ट्राइंगल, जिसमें हमने इंडेक्स और कोफिशिएंट्स लिखे थे। 1 के लिए 1 1, 2 के लिए 1 2 1, 3 के लिए 1 3 3 1, 4 के लिए 1 4 6 4 1, 5 के लिए 1 5 10 10 5 1। फिर हम कल ये बात सोच रहे थे कि यार अगर इंडेक्स ज्यादा हो जाए तो यार पास्कल ट्राइंगल हम लोग कब तक बनाते रहेंगे। कल ये बात हम लोग डिस्कस कर रहे थे। फिर मैंने ये टॉपिक जंप करके पहले ले लिया था बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। कल भाई हमने ये वाली बात तो डिस्कस कर ली थी कि a प्लस बी की पावर 6 अगर हमें लिखनी है, ठीक है, मैं रिवाइज करा देता हूं। तो हम पहला ऑब्जर्वेशन क्या निकालेंगे कि a प्लस बी की पावर 6 में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 7। और a प्लस बी की पावर 6 को लिखा कैसा जाएगा कि जो फर्स्ट क्वांटिटी है उसकी पावर 6 से स्टार्ट होगी और एक एक करके डिक्रीज होके चलती जाएगी। 2 1 0, 7 टर्म्स हो गए ना। और b की पावर 0 से स्टार्ट होगी
और एक एक करके इंक्रीज होती चली जाएगी। कल ये बात हम लोगों ने देख ली थी, करेक्ट। और हमने फिर पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से इसके कोफिशिएंट देखे थे, पर हम देख रहे थे यार ये तो पास्कल ट्रायंगल, फिर आगे मुझे कुछ और लिखना होगा, तो पास्कल ट्रायंगल में कैसे लिखूंगा। तो पास्कल जी तो अपने निकल लिए भाई ये बात बोल के कि भाई पास्कल ट्रायंगल है। फिर आगे के जो साइंटिस्ट आए उन्होंने देखा यार ये तो बहुत लेंथी मेथड है पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से, तो कर तो लेंगे अगर, पर आगे वाले हमें लिखने हुए तो कैसे लिखेंगे। तो उन्होंने एक चीज देखी कि यार ये वन क्या है, ये 1C0 के इक्वल नहीं है, ये 1C1 के इक्वल नहीं है। हाँ भाई है। ये 2C0 के इक्वल नहीं है, ये 2C1 के इक्वल नहीं है। 2C1 की वैल्यू निकालोगे तो 2 आएगा। ऐसे ही पता है NC1 N के इक्वल होता है, क्या ये 2C2 के इक्वल नहीं है। अच्छा, ये 3C0 के इक्वल है, ये 3C1 के इक्वल है, ये 3C2 के इक्वल है, ये 3C3 के इक्वल है। सिमिलरली ये 4C0 के इक्वल है, ये 4C1 के इक्वल है, ये 4C2 के इक्वल है, ये 4C3 के इक्वल है, ये 4C4 के इक्वल है। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। ये 5C0 सिमिलरली, ये 5C1, वैल्यू निकाल के देखोगे तो अपने आप पता लग जाएगा। ऐसे ही करके उन्होंने देखा और उन्होंने देखा कि ये चीज हर एंगल में सही है। सो जो हमारी कोफिशिएंट्स की प्रॉब्लम थी वो यहां से दूर हो जाती है, इस वाले कोफिशिएंट से, एनसीआर से वो कोफिशिएंट वाली प्रॉब्लम दूर हो जाती है। अब हमें कोफिशिएंट्स निकालने के लिए पास्कल ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है। अब मुझे इसके कोफिशिएंट्स लिखने हैं तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5, 6C6। अब मैं डायरेक्टली इस तरह से कोई भी कोफिशिएंट आराम से लिख सकता हूँ। फिर वैल्यू निकालना हमें आता है, ये जो भी हमें देखे हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, किसी की भी ऐसा नहीं है। हमें एनसीआर की 6C4 की वैल्यू निकालनी हुई निकाल देंगे, 6C3 की वैल्यू निकालनी हुई निकाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर सपोज करो मुझे लिखना है a+b⁸ लिखना है, सपोज करो। ठीक है, बिल्कुल C0 से स्टार्ट होके 6 तक जाएगा, वहां इंडेक्स से स्टार्ट होके वहीं तक जाता है। तो a⁸ 8, ए की पावर डिक्रीज होते जाएगी एक एक, ए की पावर 1 से डिक्रीज होती जाएगी। बी की पावर 1 से इंक्रीज होती जाएगी। जो लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा, एक बार कल की क्लास देखो, बहुत अच्छे से समझाया था, आराम से धीरे धीरे। ठीक है, ये हो गया। अब कोफिशिएंट्स की बात रही तो ये अपना 8C0, ये अपना 8C1, NC0 से स्टार्ट होता है, N यहाँ पे इंडेक्स है, इंडेक्स से स्टार्ट होता है और लास्ट तक जाता है। 8C2, 8C3, 8C4, 8C5, 8C6, 8C7, 8C, that's it। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मुझे a+b⁸n लिखना हुआ, सिमिलरली अगर मुझे क्या लिखना हुआ, a+b⁸n लिखना हुआ, तो मैं कैसे लिखूंगा। अब मैं जनरलाइज की बात कर गया, अब मैं यहाँ पे जनरलाइज के ऊपर आ गया हूं।
तो कैसे लिखूंगा मैं, a की पावर n से स्टार्ट होगी और एक एक डिक्रीज में चलेगी। a की पावर n से स्टार्ट होगी और एक एक डिक्रीज में चलती जाएगी। इस तरह से लास्ट में आएगा a की पावर 1, फिर आएगा a की पावर 0। b की पावर 0 से स्टार्ट होगी और एक एक इंक्रीज करते हुए चलेगी। इसी तरह से ये हो जाएगा b की पावर n-1 और ये हो जाएगा b की पावर n। और हर टर्म में यू कैन सी, कल जो हमने डिस्कस किया था, ईच टर्म में a और b की पावर्स का सम ऑफ इंडिसेस ऑफ a एंड b, ये देखो n के इक्वल ही है। तो कभी तुम्हें कोई टर्म लिखने में डाउट हो रहा है कि यार क्या आएगा, तो यहाँ पे n-1 है, तो b की पावर ऐसी लिखनी है कि सम n के इक्वल आ जाए। सपोज करो तुम्हें कुछ ये हो रहा है, बीच में से कोई टर्म निकाल के लिखना है, तो हम इस तरह से लिखेंगे कि क्या हो जाए कि पावर्स का सम n के इक्वल आना चाहिए। लास्ट टाइम में b की पावर n-1 क्यों है बेटा, सबसे लास्ट में b की पावर n होनी चाहिए, तो n से पहले n-1 ही आता है ना। n से पहले n-1 आता है, n+1 तो आता नहीं। लास्ट में b की पावर n होती है, तो n से पहले क्या आता है, n-1। और ये भी देख सकते हो पावर्स का सम n होना चाहिए। यहां से भी देख सकते हो कि हम ये पहले इंडेक्स, ये पहले ऑब्जर्वेशन निकाल चुके हैं कि दोनों पावर्स का सम n के इक्वल होना चाहिए। अगर डाउट आ रहा है तो ये देख सकते हो कि हर टर्म में पावर्स का सम n के इक्वल होना चाहिए। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, कल ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये नंबर ऑफ टर्म्स n+1 के इक्वल हैं। और अपनी a की पावर इंक्रीज होते हुए आ रही है और b की पावर डिक्रीज होते हुए आ रही है। और अपनी a की पावर क्या होते आ रही है, सॉरी, a की पावर डिक्रीज होते हुए आ रही है और b की पावर हमारी क्या होते हुए आ रही है, इंक्रीज होते हुए आ रही है। और फिर सम ऑफ द, ये फिर कोफिशिएंट्स, इनको हम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स भी बोलते हैं, NC0, NC1, NC2, फिर लास्ट में NCn-1, NCn। और ये जो हमारे सारे हैं NC0, NC1, इनको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। तो अगर हमें a+b की पावर n का एक्सपेंशन करना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अभी हमने देखा था, डोंट वरी, विल गेट यूज, और वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो अगर एग्जाम्पल हम लोग एक करना चाहें तो हम एक पहले एग्जाम्पल कर सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें बोलता हूं कि सिंप्लीफाई x/3 + 1/x⁵ ये बेसिक क्वेश्चन है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बस। तो ये तुम्हें सिंप्लीफाई करना है, मतलब एक्सपेंड करना है, आई कैन से एक्सपेंड करना है। सिंप्लीफाई तो ऑलरेडी है, ये तुम्हें एक्सपेंड करना है। तो जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे कि अब हमें ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है एक्सपेंड करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए अब हमें बाइनोमियल यूज करना है। इसे ही हम बेसिकली बाइनोमियल बोलते हैं। तो बाइनोमियल के जो हमारे तीनों ऑब्जर्वेशंस हैं, वो सारे ऑब्जर्वेशंस हमें लिखने हैं, फिर सिंप्लीफाई करना है। तो मैं इसे कैसे एक्सपेंड करूंगा, लेट्स सी। मैं फर्स्ट क्वांटिटी है ये,
सेकंड क्वांटिटी है ये। तो फर्स्ट क्वांटिटी की पावर डिक्रीज होते हुए चलेगी। लास्ट में x की पावर 3 x/3 की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे तुम आदत डाल दो, क्योंकि 1 ही है तो पावर 0 लिखने का कोई जरूरत था नहीं। चाहो तो भी लिख सकते हैं। 1/x की पावर इंक्रीज होते हुए चलेगी। और बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, अब जो कोफिशिएंट्स हैं वो हम चाहें तो उसकी हेल्प से भी लिख सकते हैं। किसकी हेल्प से? पास्कल ट्राइंगल की हेल्प से, या जो अभी हमारा है हम उसकी हेल्प से लिख सकते हैं। 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4 और 5c5। चाहो तो वैल्यू लिख सकते हैं, बहुत आसान है। 5c0 और 5c5 की वैल्यू हम अभी देख चुके हैं 1 के इक्वल होगी, सॉरी 1 के इक्वल होगी। 5c1 और 5c4, nc1 और ncn-1, ये भी हमने देखा था, इसकी वैल्यू 5 के इक्वल होगी डायरेक्टली। nc1 की वैल्यू n के इक्वल होती है, अभी हमने देखा था। 5c2, 5c2 ये निकाल लेते हैं, पर इसकी वैल्यू 5c3 के इक्वल होगी, क्योंकि ncr इज इक्वल टू ncn-r। 5c3 अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। पर वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या होगी? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, तो n माइनस r 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट, 2 से ये 2 टाइम्स, आंसर इस टाइम। तो ये हमारे सारे बाइनोमियल ये कोफिशिएंट्स आ गए। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो चाहो तो ये तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा x की पावर 5 अपॉन 243। 3 की पावर 5 इज 243 प्लस ये 5 हो जाएगा, और ये x की पावर 4 है, ये नीचे x की पावर 1 है, तो मिला के x क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x क्यूब अपॉन 81 प्लस। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे, सिंप्लीफाई तो करते चल रहे हैं। ये 5c2, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 27, 10 अपॉन 27, और ये हो जाएगा अपने पास x क्यूब, और ये x स्क्वायर, तो एक x बचा। ऊपर x क्यूब है, नीचे x स्क्वायर है, तो इसका मतलब ऊपर एक x बच गया। 5c3 की वैल्यू 10 के इक्वल, और 3 स्क्वायर 9, तो ये हो गया 10 अपॉन 9। ऊपर पावर 2, नीचे पावर 3, मतलब 1 अपॉन x। फिर इसी तरह से 5c4 दैट इज 5, और नीचे 3, और ऊपर x की पावर 1 है और नीचे x की पावर 4 है। ऊपर x की पावर 1 है, नीचे x की पावर 4 है, क्या बचेगा? नीचे x की पावर 3 बचेगा। सिमिलरली लास्ट वाला टर्म 5c5 1, और ये हो जाएगा 1 अपॉन x की पावर 4, सॉरी 5 है, ये इंक्रीज होगा ना। दैट्स इट, ये हमारा हो गया एक्सपेंशन, ये हमारा हो गया एक्सपेंशन, सिंपल। तो हमने ऑब्जर्वेशंस लगाए, सिंप्लीफाई किया,
कल भी ये बातें हमने डिस्कस की थी। अब भाई मान के चलो पहले हम करते तो कैसे करते, x/3 प्लस 1/x को पहले 2 बार मल्टीप्लाई करते, फिर सिंप्लीफाई करते, फिर एक बार और मल्टीप्लाई करते, फिर सिंप्लीफाई करते, फिर एक और बार मल्टीप्लाई करते, फिर सिंप्लीफाई करते, फिर एक और बार मल्टीप्लाई करते। तो बाइनोमियल से हम इसे डायरेक्टली लिख पाते हैं। बस बाइनोमियल की हेल्प से हम इसे डायरेक्टली लिख पाते हैं। अब ये तो बात हो गई प्लस की। अब अगर माइनस आ जाए तो सर क्या करेंगे? अब अगर माइनस आ जाए तो हम क्या करेंगे सर? लेट्स, हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर देखना है। हमें क्या देखना है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मुझे बताओ, मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना? अब मेरा जो मेथड है वो क्या कहता है, a की पावर 2, a की पावर 1, a की पावर 0। फिर b की जगह पे माइनस बी है, इस टाइम माइनस बी की पावर 0, माइनस बी की पावर 1, माइनस बी की पावर 2। फिर इनके कोफिशिएंट दैट इज 1 to 1, फिर इनके कोफिशिएंट्स दैट इज 1 to 1। तो बेटा एक बात बताओ कि b की पावर फर्स्ट टर्म में 0 से स्टार्ट होगी, मतलब यहाँ पे b की पावर इवन है तो ये a स्क्वायर आ जाएगा। फिर सेकंड टर्म में b की पावर ऑड है तो इसीलिए माइनस आ जाएगा। भाई माइनस की पावर ऑड तो नेगेटिव, और माइनस की पावर इवन तो पॉजिटिव। माइनस की पावर ऑड तो नेगेटिव और माइनस की पावर इवन तो पॉजिटिव। तो देखो हो क्या रहा है, अगर तुम एक सीक्वेंस देखो तो पहले 0 से स्टार्ट होता है जो कि इवन होता है, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड। मतलब जहां जहां b की पावर ऑड होगी वहां वहां नेगेटिव साइन आएगा, और जहां जहां b की पावर इवन होगी वहां वहां पॉजिटिव साइन आएगा। मतलब कितना सा फर्क पड़ेगा अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव का। जैसे a प्लस बी की पावर 3 है, इसे मैं क्या लिखूंगा, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। डायरेक्टली लिख रहा हूं पर हमें पता है एक्सपेंशन से ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर मुझे a माइनस बी की पावर 3 लिखनी है तो नेगेटिव कहां आएगा? जहां पे b की पावर ऑड हो रही है, मतलब यहां पे आएगा और यहां पे आएगा। क्योंकि जब मैं b की जगह पे माइनस बी पुट करूंगा तो नेगेटिव साइन वहां पे आएगा केवल जहां पे b की पावर ऑड है। क्योंकि अगर b की पावर इवन है तो b और माइनस बी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर b की पावर ऑड है तो वहां b और माइनस बी से फर्क पड़ता है केवल। तो b और माइनस बी में बेटा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बस होता क्या है कि अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव आता है। बस जैसे कि मुझे a माइनस बी की पावर 6 लिखना है, हमने a प्लस बी की पावर 6 लिखा था, अब मुझे a माइनस बी की पावर 6 लिखना है। तो बेटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक छोड़ के एक पॉजिटिव नेगेटिव आएगा बस। मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। बेटा ऑब्वियसली a माइनस बी कर रहे हैं तो b का ही तो ऑड इवन देखना है ना। b की जगह पे माइनस बी पुट कर रहे हैं हम, a की जगह पे तो माइनस ए पुट नहीं कर रहे। सिमिलरली अगर मुझे a माइनस बी की पावर 8 देखनी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हमें b से ही चलना है जैसे हम पहले चलते थे, अलग से कुछ नहीं करना। बस जहां जहां अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आना है, क्या करना है, अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आना है, एक छोड़ के एक। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, हर बार यही सीक्वेंस चलेगा। तो माइनस के लिए हमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। माइनस के लिए मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूं
कि a माइनस बी की पावर n, तो जैसे हम वो करते थे वैसे ही करते हैं, a की पावर n, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस a की पावर n माइनस 1, फिर प्लस a की पावर n माइनस 2, फिर माइनस a की पावर n माइनस 3, डैश डैश डैश, फिर लास्ट में डिपेंड करेगा a की पावर 1, ये डिपेंड करेगा, लास्ट वाले टर्म डिपेंड करते हैं, ये इसी तरह से चलते रहेंगे। फिर b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, हर बार क्या होगा, अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव आता रहेगा, बाकी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स भी सेम है। उसी तरह से बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखने हैं। अगर मुझे सपोज करो यही क्वेश्चन नेगेटिव के लिए गिवन होता, तो मैं कुछ भी नहीं करता, एक छोड़ के एक प्लस माइनस लगा देता, यहाँ पे मैं माइनस लगा देता, यहाँ पे मैं माइनस लगा देता, और यहाँ पे मैं माइनस लगा देता, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। फाइनल आंसर में भी मैं यही करता, माइनस एक छोड़ के एक, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, दैट्स इट। तो प्लस और माइनस के लिए हमें अलग से फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बस कुछ नहीं करना, हमें अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव लगाना है। ठीक है ना? यस बेटा बोलो। सर अगर दोनों का स्क्वायर गिवन हो, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उससे क्या फर्क पड़ेगा बेटा, ए की जगह पे ए स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे और बी की जगह पे बी स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे। ओके सर। मतलब नहीं समझा मैं इसमें, उसमें क्या फर्क पड़ेगा कि जैसे कि मुझे सपोज करो कि मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 5 लिखनी है, सपोज करो, तो ऐसे ट्रीट करो, ए स्क्वायर ये एक्स है ये वाई है, सपोज करो ऐसे ट्रीट करो इसे ऐसे ट्रीट करो कि ये x माइनस वाई की पावर 5 है, सपोज करो, कंफ्यूजन होता है तो हम इसे ऐसे ट्रीट करते हैं। फिर मैं इसे लिखता हूँ x की पावर 5 प्लस माइनस x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 प्लस x की पावर 1 माइनस x की पावर 0, फिर y की पावर 0, y की पावर 1, y की पावर 2, y की पावर 3, y की पावर 4, y की पावर 5, फिर 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5। अब लास्ट में ऐसा करो, x की जगह पे a स्क्वायर पुट कर दो डायरेक्ट, तो देखो अभी धीरे धीरे मान के चलो, हम डायरेक्ट नहीं देख पा रहे, तो इस तरह से देखो, x की जगह पे मैं a स्क्वायर पुट कर देता हूँ और y की जगह पे b स्क्वायर पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर रेज टू दी पावर 5, b स्क्वायर रेज टू दी पावर 0 माइनस। आई होप क्लियर हो गया है। यस सर। ठीक है, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसी तरह से चलता रहेगा। अगर हमें कोई दिक्कत आती है डायरेक्टली देखने में, तो हम इसे नॉर्मली में देख के चलें, जनरल मतलब जो हमने बेसिक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, फिर लास्ट में पुट कर दें। जैसे ये वाला क्वेश्चन भी मैं ऐसे कर सकता था, पहले a माइनस बी की पावर 5 लिखता, फिर a की जगह पे x बाई 3 पुट कर देता और b की जगह पे 1 बाई एक्स पुट कर देता, ऐसे भी मैं कर सकता था इसे। तो अगर स्टार्टिंग में डाउट हो किसी क्वेश्चन को करने में या समझने में, तो बेसिक से जाओ, पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करो, फिर a और b की जगह पे वो वैल्यूज पुट करो। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब बिल्कुल बेटा बहुत ज्यादा नहीं है, स्टॉप ही है ये, मतलब बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं है।
हम बात कर रहे थे a प्लस बी की पावर n। अगर हम इसे सिग्मा के टर्म में लिखना चाहें, आई होप कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग पुराने हैं। जो पुराने हैं उन्हें सिग्मा लिखना आता है, जो नए हैं उन्हें शायद सिग्मा लिखना नहीं आता होगा। मैं बता देता हूँ। जैसे हमारे पास कोई सीरीज है 1 + 2 + 3 + अप टू n, तो मैं इसे सिग्मा के टर्म में कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा कि हमारा ये चेंज हो रहा है, तो मैं इसे लिखूंगा, सिग्मा का मतलब होता है प्लस, तो मैं इसे लिखूंगा सिग्मा आर वेयर आर इज इक्वल टू 1 से n। तो इसका मतलब होता है सिग्मा आर वेयर आर इज इक्वल टू 1 से n। तो इसे ब्रेक करना सीखो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आर की वैल्यू तुम पहले 1 पुट करोगे, फिर सिग्मा मतलब प्लस, फिर आर की वैल्यू 2 पुट करोगे, फिर सिग्मा मतलब प्लस, फिर आर की वैल्यू 3 पुट करोगे। ऐसे ही पुट करते जाओगे और लास्ट में क्या लिखोगे? n। अगर मैं तुम्हें देता हूं सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से 5 आर स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है? आर की जगह पहले तुमने 1 डाला 1 स्क्वायर, फिर आर की जगह पे 2 डाला 2 स्क्वायर, फिर आर की जगह पे 3 डाला 3 स्क्वायर, फिर आर की जगह पे 4 डाला 4 स्क्वायर, फिर 5 डाला 5 स्क्वायर। 5 तक ही है, यहीं पे स्टॉप हो जाना है हमें। और सिग्मा हमेशा इसी तरह अप्लाई होता है नेचुरल नंबर्स के लिए। तो आई होप काफी लोग जो मेरे साथ स्टार्टिंग से हैं, जिन्होंने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ी है, उन्हें सिग्मा देखना आता है। बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ी, तो सिग्मा हम जनरली इस तरह से देखते हैं कि एक बड़े सारे टर्म को जो जो चेंज होता रहता है उसे हम इस तरह से लिख देते हैं सिग्मा के टर्म में, तो एक जनरलाइजेशन मिल जाता है। तो इसी तरह से अगर मैं देखता हूं a प्लस बी की पावर n को, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? तो हो क्या रहा है, चेंज क्या क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, एक तो जीरो चेंज हो रहा है, एक तो ये चेंज हो रहा है, सी के नीचे वाला टर्म NC0 NC1 NC2 ये चेंज हो रहा है एक तो। और क्या चेंज हो रहा है? ए की पावर n माइनस पावर चेंज हो रही है। और पावर कैसे चेंज हो रही है कि जो यहां पे है वही यहां पे है। पावर कैसे चेंज हो रही है? जो यहां पे है वही यहां पे है। और बी की पावर भी कैसे आ रही है? जो एनसी के नीचे पावर है वही पावर बी के ऊपर आ रही है। तो देखो, अगर मुझे इसका कोई जनरल टर्म लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? ऐसे ही तो लिखूंगा कि चीजें ब्रेक कैसे हो रही हैं, इसी तरह से तो ब्रेक हो रही हैं। एन सी आर और ए की पावर n माइनस वही r में जा रहा है जो नीचे है, और फिर जो c के नीचे है वही b की पावर में जा रहा है। और r कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है? n तक। तो a प्लस बी की पावर n को हम सिग्मा के टर्म में इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब तुम्हें इसे ओपन करना है। देखो, जैसे हमने अभी ओपन किया था, r की जगह पे 0 डाला, NC0 a की पावर n b की पावर 0, r की जगह पे 1 डाला, NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, r की जगह पे 2 डाला, NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2। तो देखो, यही बन रहे हैं या नहीं बन रहे सारे टर्म्स? ऐसे ही लास्ट में जब n की जगह पे n डाला तो NCn a की पावर n माइनस n b की पावर n। तो a प्लस बी की पावर n को हम सिग्मा के टर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना? देखो, चीजें हमने देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ, बस हमने
वो तो स्टार्टिंग से थ्योरी चलती आ रही थी, अभी तक जो मेन पार्ट अगर हमने पढ़ा है, ठीक है, यही स्मार्ट वर्क होता है। मेन पार्ट अभी तक हमने पढ़ा है 3 ऑब्जर्वेशन और a प्लस बी की पावर n को कैसे लिखना है, मेन पार्ट यही है। बाकी तो एनसीआर ये तो एक फॉर्मूला है, तुम्हें प्रैक्टिस हो ही जाएगा, घर पे प्रैक्टिस करोगे, उसमें कोई कंसेप्ट तो छुपा नहीं है। तो हमने मेन चीज केवल एक ही पढ़ी है। तुम्हें देखने में लग रहा है कि मैंने कितना सारा बता दिया, बट देखा जाए तो अभी तो क्वेश्चन ही स्टार्ट नहीं हुए। मैंने 2 क्लासेस में केवल इसीलिए टाइम लिया है, नहीं तुम यकीन मानो कि काफी बार हम बाइनोमियल थ्योरम का a प्लस बी की पावर n डायरेक्टली बता देते हैं। पास्कल ट्राइंगल और ये सब बताने की जरूरत ही नहीं थी। मैं डायरेक्टली बताता हूँ कि a प्लस बी की पावर n कैसे लिखेंगे। nc0 a की पावर n प्लस nc1, a की पावर डिक्रीज करते चलो b। कोई नहीं बताता ऐसे कि भाई ऑब्जर्वेशन देखना या ये, डायरेक्टली लिखाते हैं बस कैसे कैसे लिखना है। 15 मिनट में भी बता सकता था मैं, पर तुम्हें लगेगा कि मैंने 2 क्लास ली है, वो इस चक्कर में कि तुम्हारा बेस स्ट्रांग हो। बाकी इंपॉर्टेंट तो मैं अगर बताऊं तो मैं तो डायरेक्टली अगर मान के चलो मैंने फिर जी में पढ़ा रहा होता मैं, क्योंकि हमें फिर जी टाइम कम मिलता था, तो मैं केवल इतना बताता कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है कि a प्लस बी की पावर n किसी भी 2 टर्म्स का एक्सपेंशन हम कैसे लिखते हैं कि फर्स्ट क्वांटिटी की पावर n से स्टार्ट करो और एक एक करके डिक्रीज करते चलो। जीरो तक लेके जाओ। b की पावर 0 से स्टार्ट करो, एक एक करके इंक्रीज करते हुए लेके चलो। बस मैं इतना सा बताता हूँ। और इनके जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आएंगे वो nc0, nc1, nc2 इस तरह से कोफिशिएंट्स आएंगे। फिर मैं ये बता देता, यू कैन सी कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स मिल रहे हैं हमें, तो हमें n+1 नंबर ऑफ टर्म्स मिल रहे हैं। वही जो 3 चीजें मैं ऐसे डायरेक्टली बता सकता था। ये हो गया 15 मिनट्स का काम। और एनसीआर का फॉर्मूला बता देता, क्योंकि वहां पे इतना टाइम होता ही नहीं। वहां पे यही एक्सपेक्टेशन है कि सभी बच्चे ये चीजें घर पे समझें, घर पे जाके पढ़ें, घर पे देखें। मेन मेन पार्ट हमें दिखाना है उन्हें बस क्लास में, छोटे छोटे पार्ट्स नहीं दिखाना। बट मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ कि तुम्हें छोटे पार्ट्स भी घर पे तुम्हें कुछ समझना ही ना पड़े, केवल प्रैक्टिस करनी पड़े। तो डायरेक्टली क्लास के 10 मिनट में मैं ये लिखा देता था, क्लास के 10 मिनट्स के अंदर। फिर डायरेक्टली हम लोग आगे के एडवांस कंसेप्ट की तरफ या क्वेश्चंस की तरफ मूव कर लेते थे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेन पार्ट तुम्हारा ये है, बाकी हम लोग बस बेस बनाने के लिए देखते रहें धीरे धीरे। और ऑनलाइन पढ़ रहे हैं इसीलिए भी एक थोड़ा सा ये आता है कि हर चीज सेम चीज लिखानी पड़ती है, फिर ये करना पड़ता है, ठीक है। अब अगर a प्लस बी की पावर n हमने देखा था, क्या मिलता है इस तरह से। एक पावर इंक्रीज करते चलो, एक डिक्रीज करते चलो। a माइनस बी की पावर n हमने देखा है क्या मिलता है, nc0 a की पावर n b की पावर 0। अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब अगर दोनों को मैं ऐड करता हूं, अब अगर मैं क्या करता हूं, दोनों को ऐड करता हूं, तो यू कैन सी कि जो इवन नंबर पे टर्म्स अकर हो रहे हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो ऑड नंबर पे टर्म्स अकर हो रहे हैं वो 2 टाइम्स हो जाएंगे। मतलब 2 टाइम्स ऑफ nc0
ए की पावर n b की पावर 0, फिर एक छोड़ के आएगा, क्यों? क्योंकि nc1 वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कभी तुम्हें इस तरह से दिखाई दे कि a प्लस बी की पावर n प्लस a माइनस बी की पावर n आ रहा है, तो बार बार ऐसे नहीं है कि पहले तुम इसको एक्सपेंड करना है फिर इसको एक्सपेंड करना है। हम डायरेक्टली ये चीज देख सकते हैं कि अगर दोनों का प्लस करेंगे तो जो सेकंड फोर्थ ये वाले टर्म्स आ रहे हैं वो सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जो भाई इनको ऐड करने पे होगा क्या? ये वाले टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे ये जो थर्ड टर्म आ रहा है ये फोर्थ टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये दोनों टर्म ऐड होके ट्वाइस बनाते जाएंगे। बाकी के टर्म ऐड होके भाई ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, सेम ही तो है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएंगे और ये वाले कैंसिल आउट होते जाएंगे। ठीक है, तो हर बार हमें ऐसा नहीं है, अगर प्लस में आए तो हमें इस तरह से डायरेक्टली लिख सकते हैं। जैसे मैं सपोज करो तो मैं देता हूं √3 प्लस 1 की पावर 5 प्लस √3 माइनस 1 की पावर 5। इसे सिंप्लीफाई करो, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? सपोज करो आई हैव गिवन दिस, मैंने तुम्हें ये दिया। अब तुम कैसे करोगे भाई? यही तो करोगे, ट्वाइस ऑफ। तुम्हें पता है कि जो इवन नंबर पे टर्म्स आ रहे हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 5c0 √3 रेज टू दी पावर 5 1 रेज टू दी पावर 0 प्लस बीच वाला टर्म छोड़ दोगे तुम, अब 5c2 √3 रेज टू दी पावर 3 1 रेज टू दी पावर 2, फिर बीच वाला टर्म छोड़ दोगे, लिखोगे 5c4 √3 रेज टू दी पावर 1 1 रेज टू दी पावर 4। बीच वाले टर्म मैंने डायरेक्टली छोड़ दिए हैं भाई। √3 की पावर 5 है, उसके बाद जो √3 की पावर 4 वाला टर्म है वो मैंने छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर मैंने डायरेक्टली √3 की पावर 3 वाला टर्म लिख दिया। फिर मैंने √3 की पावर 2 वाला टर्म छोड़ दिया क्योंकि वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इस तरह से लिख दिया। और फिर लास्ट वाला टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगा अकॉर्डिंगली। फिर मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ। ये हो जाएगा 9 √3, ये हो जाएगा 10 इंटू 3 इंटू √3 प्लस ये हो जाएगा 5c4 5 √3। तो 30 35 और 9 44 2 इंटू 44 √3, तो मेरा आंसर हो जाएगा 88 √3। तो ये देखो डायरेक्टली मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, ना कि तुम ये करोगे पहले √3 प्लस 1 रेज टू दी पावर 5 को अलग से एक्सपेंड कर रहे हो, फिर √3 माइनस 1 रेज टू दी पावर 5 को अलग से एक्सपेंड कर रहे हो, फिर टर्म्स को कैंसिल आउट कर रहे हो, फिर ऐड कर रहे हो। ये तुम्हें दिखना चाहिए कि भाई जो बीच में टर्म्स आ रहे हैं, जो सेकंड फोर्थ सिक्स्थ एट्थ इस तरह से जो भी टर्म आएंगे वो कैंसिल आउट होते जाएंगे। तो इसके एक्सपेंशन में हमें 6 टर्म मिलेंगे जिसमें सेकंड वाला टर्म, फोर्थ वाला टर्म और 6 वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, चलो दैट्स इट, आज के लिए हम बस इतना ही स्टॉप करते हैं। तो घर पे जाके जितना हो सके उतना 8.1 ट्राई करने की कोशिश करना। घर पे जाके 8.1 ट्राई करने की कोशिश करना और ये चीजें ऑब्जर्व करना, देखना, लिखना। हाँ, एनसीईआरटी से, बिल्कुल एनसीईआरटी से जितनी हो सके उतनी, सारी नहीं होगी, जितनी हो सके, जितनी समझ में आ रही है उतनी ही करना। ठीक है, और जितना हो सके वीडियो लेक्चर्स को देखो, उसको समझो क्या दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, कैसे एक्सपेंशन करना है, कैसे नहीं करना। फैक्टोरियल समझ में नहीं आ रहा, फैक्टोरियल के 4-5 क्वेश्चन खुद से ले लो, प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, बाकी हम लोग बहुत स्लो चल रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स इट गाइज, आज के लिए इतना ही। सो अगर किसी को कोई डाउट पूछना है तो वो क्लास में रुक सकता है, या कोई बात पूछनी है
बाकी लोग क्लास छोड़ के जा सकते हो। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, विल मीट यू टुमारो एट सेम टाइम। और जिसको कोई बात या कोई डाउट पूछनी है, he or she can ask your doubts। और अपने क्वेश्चंस हैं जो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो, आई विल आंसर देम। आज वैसे एक दो के पढ़े हैं आई गेस, तो मैंने एक्चुअली कल टाइम नहीं मिला था, आज मैं सेंड कर दूंगा उन लोगों को। ओके और जो लोग कल एब्सेंट थे वो लोग बेटा प्लीज वीडियो लेक्चर्स देख लो, अदरवाइज फिर तुम्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ओके बेटा, मैं तुम्हें वो सेंड कर दूंगा डेफिनेटली। मैं एक बार बुक्स दोबारा से सेंड कर देता हूँ, डोंट वरी। ओके दैट्स इट। तो हम लोग कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।